Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start with a new critic, that is Horace, and we are going to discuss his seminal work, that is Ars Poetica. Horace comes under the category of Roman criticism. Before this we looked into the Greek critics, and now we are going to shift to Roman criticism. But before I start with Horace, I would like to give a brief background about the Greco-Roman criticism, its causes and its brilliance, and how it came into being and how it flourished. तो हम जो है स्टार्ट करेंगे पहले कि कैसे जो है रोमन क्रिटिसिज्म जो है फ्लरिश हुआ। तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या हुआ, जो सेंटर था लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटी का, वो अलेक्जेंड्रिया से रोम शिफ्ट हो गया। अलेक्जेंड्रिया जो था इजिप्ट में था। अलेक्जेंड्रिया जो उस टाइम पे जो था सेंटर था लिटरेरी हब का, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, स्कॉलर्स वगैरह डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ते थे। तो वहाँ से जो है वो सेंटर शिफ्ट होके रोम आ गया, जो कि उस टाइम पे रोमन एम्पायर की कैपिटल थी। तो और उस टाइम पे जो था रोम में अगस्टन एरा चल रहा था। किंग अगस्टस जो था वो वहाँ पे रूल कर रहा था, और किंग अगस्टस के एरा को कहा जाता है कि वो गोल्डन एज थी पोइट्री और लिटरेरी क्रिटिसिज्म की। और उस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा पोइट्री फ्लरिश हुई थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लिटरेचर जो है फ्लरिश हुआ था। और उस टाइम की इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर्स हमारे पास कौन थे, वर्जिल था, ओविड था, ट्रिब्यूल्स था, होरेस था, और बहुत सारे फैक्टर्स जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये जो लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटी फ्लरिश हुई उस एरा में, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हुई। सबसे पहले जो किंग अगस्टस था, जूलियस सीजर था, जो जूलियस सीजर जो था वो रिलेटिव था किंग अगस्टस का, और बहुत सारे कर्टियर्स जो थे उस टाइम पे, वो बहुत ही ग्रेट लवर्स थे आर्ट के, लिटरेचर के, और वो बहुत एनकरेज करते थे इन पोइट्स को, पैटर्नाइज करते थे इनको। उसके अलावा जो था वो एरा जो था, वो किंग अगस्टस का एरा जो था वो पीस का एरा था, क्योंकि उसने जो है किंग अगस्टस ने क्या किया था, एक लॉन्ग पीरियड से सिविल वॉर चल रही थी, तो उस सिविल वॉर को जो उसने सीज कर दिया था फॉर अराउंड 200 ईयर्स, जिसको पैक्स रोमना भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे पीस का एरा चल रहा था, तो लोगों के पास कुछ करने के लिए था नहीं ज़्यादा, तो उन्होंने अपनी अटेंशन जो है वो पोइट्री और लिटरेचर की तरफ जो है वो लगा दी। थर्डली वो क्या चाहते थे, वो रोम के लोग जो थे वो चाहते थे कि जैसे ग्रीक में जो है लिटरेरी कल्चर, जो लिटरेचर है, क्रिटिसिज्म था, वो बहुत ही ज़्यादा सबलाइम था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो वो चाहते थे कि वो भी उसी तरह की पोइट्री, उसी तरह का लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ, ताकि जो है वो कहीं ना कहीं, बेशक वो एक्सेल ना करें, बट एटलीस्ट वो एक ज़रा इक्वल पोजीशन पे आ जाएं जो एंशिएंट ग्रीक की अचीवमेंट है वहाँ पे। तो और ग्रीक क्लासिक्स को जो था स्टडी किया जाने लगा। उस टाइम पे ग्रीक क्लासिसिज्म को रिवाइव किया गया। वो जो है ग्रीक के मास्टरपीसेस जो थे, जो ग्रीक्स के वर्क्स थे, वो उनके लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बने रोमन्स के लिए। उसके अलावा बहुत सारे पोइटेस्टर्स वो पोइट्स होते हैं जो बहुत ही इन्फीरियर काइंड ऑफ पोइट्री लिखते हैं। तो वो भी जो थे क्या कर रहे थे, पोइट्रीज लिख रहे थे, बहुत ही इन्फीरियर वर्सेस लिख रहे थे, जिसका कोई मेरिट नहीं था, जिसका एक करप्टिंग इफेक्ट था, डिग्रेडिंग इफेक्ट था, लोगों के टेस्ट पे आ रहा था। तो उस टाइम पे रोमन्स को ऐसी नीड लगी कि हमारे लिए जो है क्रिटिक्स की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम ये जो पोइटेस्टर्स हैं, हम इनके वर्क्स को जो है ध्यान से देख सकें, हम इनके वर्क्स को एनालाइज कर सकें। और जो इनकी ये जो बढ़ रही है डिमांड, जो उनकी बढ़ रही थी, मतलब इन्फीरियर वर्सेस की, हम जो है उन पे जो है एक क्रिटिकल अटेंशन दें, कांस्टेंट क्रिटिकल अटेंशन दें। इसलिए जो है क्रिटिकल एक्टिविटी जो थी वो भी जो है अराइज हुई उस टाइम पे। और इसके अलावा एक और मेजर फैक्टर जो था वो क्या था, कि बहुत सारे रोम नेपल्स से जो है बहुत सारे लोग रोम में आए, वो ग्रीक मास्टरपीसेस पढ़े हुए थे उन्होंने, तो बहुत सारे आइडियाज़ एक्सचेंज हुए उस टाइम पे। और वर्जिल जो था, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट है उस टाइम का हमारे पास, वो जो है होरेस का फ्रेंड बना, तो होरेस उसकी गाइडेंस के अंदर जो है बहुत ही एनकरेज हुआ, तो उसकी क्रिटिकल एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा एनहांस हो गई। और बहुत सारे लोग जो थे वो ग्रीक्स को फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है क्या कर देती हैं, बिल्कुल एक रिवाइवल उन्होंने ग्रीक क्लासिक लिटरेचर का किया, और उससे जो है रोम रोम में जो है क्रिटिसिज्म जो है फ्लरिश हुआ। ये सारे फैक्टर्स जो है मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, जो रोम में जो ये ट्रेडिशन आया लिटरेचर का, क्रिटिसिज्म का, राइटिंग पोइट्री का, तो ये जो है फ्लरिश हो गया। ये एक ओवरऑल बैकग्राउंड था कि कैसे जो है रोम में जो है ये पोइट्री लिखना, क्रिटिसिज्म करना कैसे फ्लरिश हुआ। तो ये एक ब्रीफ आउटलुक था टू ग्रेशो रोमन क्रिटिसिज्म, इसके कॉजेज़ क्या थे और इसके ब्रिलियंस कैसे ये एनहांस हुआ। So now we are going to start with a brief introduction about the writer, that is Horace. तो होरेस का पूरा नाम था क्विंटस होरेशियस फ्लेकस। तो वो एक प्रोमिनेंट रोमन लिरिक पोइट और सटायरिस्ट था। होरेस जो था वो दिसंबर 865 BCE में वेन्यूजिया, साउदर्न इटली में जो था पैदा हुआ था।
होरेस का फादर जो था एक फ्रीड स्लेव था और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, पर डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड उसने होरेस को जो एक एक्सीलेंट एजुकेशन जो है प्रोवाइड की। सबसे पहले होरेस ने रोम में स्टडी किया, उसके बाद वो एथेंस चला गया जहाँ पे उसको एक्सपोजर मिला ग्रीक फिलोसफी का, ग्रीक पोइट्री का, ग्रीक लिटरेचर का। उसके बाद एक मेजर इवेंट आता है, जूलियस सीजर की असैसिनेशन हो गई रोम में, और होरेस ने क्या किया, ब्रूटस की आर्मी लेटर ऑन ज्वाइन कर ली थी और एज एन ऑफिसर। और उसके बाद जो होरेस ने जो है बैटल ऑफ फिलिपी में भी पार्टिसिपेट किया था अगेंस्ट ऑक्टेवियन, जो हमारे पास फ्यूचर किंग अगस्टस बन जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो है ब्रूटस की आर्मी थी, और उसी ब्रूटस की आर्मी में जो है होरेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। पर जो ब्रूटस की आर्मी थी वो डिफीट हो गई थी और होरेस जो है वहाँ इवेंचुअली रोम से जो है भाग गया था। बट लेटर ऑन उसको जो है ऑक्टेवियन ने माफ़ कर दिया था, जो फ्यूचर अगस्टस किंग हमारे पास बन जाते हैं, और उसको जो है वापस से रोम बुलाया गया था। जब वो रोम वापस आया तो उसने जो है फिर से पोइट्री लिखना शुरू कर दिया, और वो बहुत ही इन्फ्लुएंस था ग्रीक मॉडल से, ग्रीक पोइट्स से, और वो जो है वर्जिल का फ्रेंड बन गया। तो वर्जिल ने क्या किया, वर्जिल ने उसको इंट्रोड्यूस किया मेसेनियस से, जो कि एक बहुत ही वेल्दी पैटर्न था और एडवाइज़र भी था किंग अगस्टस का। तो उसने जो है उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, होरेस को एक विला प्रोवाइड किया, उसको इंडिपेंडेंस दी लिखने के लिए। तो उसकी पैटर्नशिप के अंदर जो है होरेस ने जो है अपने वर्क्स प्रोड्यूस किए, क्योंकि उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल गई थी लिखने के लिए। एट लास्ट होरेस जो है नवंबर 27 8 BC में रोम में उनकी डेथ हो जाती है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट द पोएट होरेस व्हिच हु वाज आल्सो अ सटायरिस्ट। इसके अलावा जॉन ड्राइडन ने होरेस के बारे में क्या कहा है कि वो एक वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव था। मे बी दिस कोटेशन विल कम इन टू द एग्जाम्स। तो जॉन ड्राइडन कॉल्ड हिम द वेल मैनर्ड कोर्ट स्लेव्स। सो मेजर वर्क्स जो हमारे पास होरेस के आ जाते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं। सबसे पहले ओड्स। तो ओड्स होरेशियन ओड्स के ही फॉर्मेट पे आगे चल के जो हमारे पास हमारे रोमांटिक पोइट्स आते हैं जिन्होंने बहुत सारी ओड्स लिखी हैं। ओड्स का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड। तो होरेशियन ओड है और पिंडारिक ओड है। जो पिंडार जो था वो ग्रीक का था, होरेश जो था रोम का था। तो इनके ही उसको स्ट्रक्चर को लेके, इनके ही फॉर्मूला को लेके आगे चल के हमारे पास बहुत सारे पोइट्स जो हैं वो ओड्स लिखते हैं। तो सबसे पहले ओड्स जो होरेस ने लिखी थी, ये ओड्स जो थी 4 बुक्स में थी इसकी, ये कलेक्शन ऑफ लिरिक पोइम्स थी, 4 बुक्स थी इसकी टोटल। दूसरा इसका वर्क था एपोड्स, ये जो थी इसकी अर्ली पॉलिटिकल और पर्सनल पोइम्स थी, और एपोड्स में टोटल 17 पोइम्स थी। उसके अलावा इसने सटायर्स लिखी थी जो कि सोशल कमेंट्री थी ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एपिस्टल्स इसने लिखे थे, एपिस्टल्स जो थे 2 बुक्स में पब्लिश हुए थे, और उसमें टोटल 23 पोइम्स थी। 20 पोइम्स जो थी फर्स्ट बुक में पब्लिश हुई थी, और 3 पोइम्स जो थी सेकंड बुक में पब्लिश हुई थी। और जो हमारा जो ये सेमिनल वर्क है आर्स पोएटिका, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक सिग्निफिकेंट पोइम थी जो कि सेकंड बुक में पब्लिश हुई थी। इसको कभी कभी हम एक सेपरेट वर्क की तरफ भी देखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास एक थियोरी दी हुई है, तो इसको हम कभी कभी सेपरेटली भी देखते हैं। बट ये जो थी एपिस्टल्स में ही पब्लिश हुई थी सेकंड पार्ट में। इसके अलावा जो है उसने कार्मन सेक्युलर, एक हिम जो थी अगस्टस, किंग अगस्टस ने उसको कहा था कि ये हिम लिखने के लिए, ये भी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट वर्क बन जाता है। जैसा कि हमें पता है कि ये ओरिजिनल अगस्टन एज जो थी ये बहुत ही ज़्यादा थी रिच इन लिटरेचर, रिच इन कल्चर, आर्ट्स वगैरह। तो इसी से इंस्पायर होके फिर जो हमारे पास लेटर ऑन हमारे न्यू क्लासिकल राइटर्स आ जाते हैं, वो इसी से, इनसे ही इंस्पायर्ड थे, और इन्हीं क्लासिक्स को जो है वो कॉपी करके जो अपने वर्क्स लिख रहे थे। तो इस कंटेक्स्ट से हमारे पास ये एज, ये राइटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now we are going to discuss our work, that is Ars Poetica. So firstly, Ars Poetica means the art of poetry. Ars Poetica का मतलब ही है कि art of poetry. कभी कभी जो है हम इस Ars Poetica को रेफर करते हैं as epistle to the Pissos. ये एक्चुअली Ars Poetica जो थी एक पोइम थी इन वर्स फॉर्म, जो होरेस ने लिखी थी एज एन एपिस्टल, एक लेटर की तरह लिखी थी अपने फ्रेंड लूशियस कैल्पुर्नियस पिसो को और उसके 2 बेटों को, जिसकी वजह से इसको कभी कभी हम ऐसे रेफर करते हैं, इट वॉज एन एपिस्टल टू द पिसोस। इसमें इसने क्या कहा है, आर्स पोएटिका का क्रक्स क्या है, इसमें उसने कहा है, उसने एडवाइस किया है पोइट्स को, एक गाइड की तरह ये वर्क करता है वोना बी पोइट्स या राइटर्स के लिए, कि आर्ट ऑफ पोइट्री को या आर्ट ऑफ राइटिंग ड्रामा को हम कैसे परस्यू कर सकते हैं। तो ये टाइटल जो है आर्स पोएटिका का, इसका मतलब है आर्ट ऑफ राइटिंग पोइट्री, लेकिन इसमें जो है स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है वो सिस्टमैटिक नहीं है, जिसकी वजह से स्केलिजर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ पोइट्री रिटन विदाउट एन
आर्ट। बट फिर भी हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है फॉर्मलेस और अनसिस्टमेटिक तो है, पर फिर भी अगर हम इसका जो है क्लोज एग्जामिनेशन करें तो जो इसका सब्जेक्ट ट्रीटमेंट है वो उसने बहुत ही अच्छे से इसमें किया है। जो वो बताना चाह रहा था, जो सब्जेक्ट मैटर उसने डिस्कस किया पोइट्री का, पोइट का, कैसे पोइट्री लिखी जाती है, तो वो उसने बिल्कुल अच्छे से इसमें डिफ़ाइन किया है। तो ये जो है डेक्टाइलिक हेक्सामीटर में उसने ये पोएम लिखी है, और इसको जो है टिपिकली पोएम को प्रोज की फॉर्म में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि एज अ गाइड की तरह हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमें जो है पता चले हाउ टू राइट अ पोइट्री। तो ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस की तरह है, ये एक स्ट्रिक्ट थ्योरी नहीं है बल्कि एक एडवाइस है फ्रॉम होरेस। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अबाउट आर्स पोएटिका, इसको जो है पहले ट्रांसलेट किया गया था 1566 में थॉमस ड्रैंट ने। लेकिन थॉमस ड्रैंट की ट्रांसलेशन जो थी वो बहुत ही लूज ट्रांसलेशन थी। बाद में जो है इसको बेन जॉनसन, जो हमारे जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था, पर ये जो है पब्लिश हुआ था पोस्टमसली 1640 में। और फर्स्ट मेंशन जो है इसका नाम, जो टाइटल है आर्स पोएटिका, सबसे पहले इसका मेंशन किया गया था क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिक हमारे पास क्विंटेलियन है, उसके टेक्स्ट इंस्टीट्यूशियो ओरेशियो में जो है सबसे पहला इसका मेंशन था, जो उसने 95 BC में लिखा था। ये पोइम जो है एटलीस्ट 476 लाइन्स की है, और इसको हेक्सामीटर वर्स में लिखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये फॉर्मलेस और अनसिस्टमेटिक है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, और इसकी सब्जेक्ट मैटर को हम 3 डिवीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट है पोएसिस। पोएसिस में क्या होरेस डिस्कस करता है कि हमें पोइट्री को कैसे लिखना चाहिए, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोइट्री डिस्कस करता है। दूसरा हमारे पास है पोइम। पोइम में वो क्या दिखाता है कि कैसे फॉर्म, कैसा स्ट्रक्चर, कैसा कंटेंट होना चाहिए एक पोइम को लिखने के लिए, और वो ड्रामा को एज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री जो है एट लेंथ जो है डिस्कस करता है। पोइटा में वो जो है पोइट्स को एडवाइस करता है रिगार्डिंग दियर आर्ट, और ऑल्सो एग्जामिन करता है कि फंक्शन क्या है पोइट्री का, जो कि इसका मेन एक इसने हमारे को बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज दिया था कि पोइट्री का फंक्शन जो है मेन वो क्या है, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू डिलाइट। ठीक है, इनको हम आगे पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द पोएसिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, दैट इज पोएसिस। तो पोएसिस में सबसे पहला पॉइंट जो होरेस ने कहा वो क्या कहा कि एक पोइम जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनिक यूनिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए, एक पोइम जो है कंप्लीट होनी चाहिए, एक बिल्कुल हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए सारे पार्ट्स के बीच में। उसने कहा कि एक पोइट जो है वो फ्री होता है कि वो अपनी फैंसी, अपनी इमेजिनेशन को अपनी पोइट्री में इंडल्ज कर सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि उस फैंसी को वो इंडल्ज करके कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स क्रिएट करे, कुछ ऐसी इम्पॉसिबल फिगर्स क्रिएट करे जिसकी वजह से पोइम बिल्कुल एब्सर्ड लगने लगे। उसने कहा जैसे पेंटिंग में सारे पार्ट्स जो होते हैं कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, वैसे ही पोइट्री में भी सारे पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। हम कोई भी रैंडम फिगर्स जो है एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं कर सकते। उसने एग्जाम्पल दी, जैसे हॉर्स का हेड ह्यूमन की बॉडी पे अगर हम दिखाएंगे तो वो बिल्कुल एक अगली लगेगा, वो रैंडम एब्सर्ड लगेगा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। एक हारमोनियस रिलेशनशिप जो है वो हर चीज़ के साथ होना चाहिए। फिर उसने दूसरा पॉइंट क्या कहा कि हमारा जो है सब्जेक्ट मैटर जो है, हमें जो है अपना सब्जेक्ट मैटर जो है अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। उसने कहा हमें ऐसे टॉपिक्स पिक करने चाहिए जो हमारी स्किल्स को, हमारी स्ट्रेंथ को मैच कर सके। शो ऑफ करने के चक्कर में हमें ऐसी चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिम जाते हैं और हमें पता है हमारी एबिलिटी की वी कैन नॉट लिफ्ट सर्टन वेट्स, तो हम पहले ही दिन जाकर हम 10 किलो 20 किलो नहीं उठा सकते हैं, तो वो क्या होगा, शो ऑफ करने के चक्कर में मे बी हम उठा लें पर उससे हमारा ही नुकसान होगा। तो वो यही कहना चाहता है कि हमें अपनी स्किल्स और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से सब्जेक्ट या टॉपिक जो है चूज़ करना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम एपिक पोइम नहीं लिख सकते, हम इसका स्टाइल सस्टेन नहीं कर सकते हैं, तो हमें वो नहीं लिखनी चाहिए। हमें पता है कि हम शॉर्टर वर्सेस लिख सकते हैं, नेचर पोइम्स लिख सकते हैं, तो हमें उसी तरह का सब्जेक्ट मैटर चूज़ करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हो। उसके बाद उसने कहा कि हमें जो है इमिटेशन करनी चाहिए नेचर की और ट्रेडिशन की। उसने कहा हमें नेचर को फॉलो करना चाहिए, हमें ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करना चाहिए, ग्रीक पोइट्स को फॉलो करना चाहिए, और ट्रेडिशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन हमें उनको स्लैविश तरीके से इमिटेट नहीं करना चाहिए कि हमारे आइडियाज़ कुछ हो ही ना, हमारे वर्क्स में हमारी कोई ओरिजिनलिटी हो ही ना, सब हम कुछ कॉपी पेस्ट करके ही छाप दें अपने वर्क्स में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना है लेकिन कुछ नया भी क्रिएट करना है।
उसके अलावा उसने कहा एक अप्रोप्रिएटनेस, एक डेकोरम होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो कंटेंट है, स्टाइल है, कैरेक्टर है या स्पीच किसी भी चीज़ की दिखा रहे हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है, वो सारे एक दूसरे के साथ एक यूनिटी में होने चाहिए। वो सारे जो है एक दूसरे को बिल्कुल फिट बैठने चाहिए। अगर हम एक किंग दिखा रहे हैं तो उसका स्टाइल एलिवेटेड होना चाहिए। एक पीजेंट दिखा रहे हैं तो उसका उसका लाइफस्टाइल वैसा ही होना चाहिए। हम एक किंग को एक एब्सर्ड अगली स्टेट में नहीं दिखा सकते हैं। तो हमारे जो कैरेक्टर है, हमारी जो स्पीचेस हैं, वो स्टाइल हैं, वो सारी चीज़ें जो है एक डेकोरम में होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा कि लैंग्वेज और डिक्शन जो है, हमें जो है एक प्रिसाइज और केयरफुल रहना चाहिए अपनी डिक्शन के साथ। हमें ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो कि मतलब ऑर्डिनरी हों, पर हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि वो जो है हमें नए लगने लगे। हम जो है नए वर्ड्स जो है कॉइन कर सकते हैं अगर हमारे को उनकी ज़रूरत हो। और हमें जो अपने वर्क्स में बहुत ही कंसाइज रहना चाहिए, हमारे को बहुत ही ब्रिविटी दिखानी चाहिए, क्लैरिटी दिखानी चाहिए। ओवर ऑर्नामेंटेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन करेंगे तो उससे भी क्या हो जाता है, रीडर जो है कंफ्यूज हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर रिदम जो है वो फॉलो करनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स जो है हमें वो फॉलो करने चाहिए। वो कहता है कि पोइट को जो है बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और बहुत ही सेंसिबल रहना चाहिए जब वो अपने वर्ड्स चूज़ कर रहा होता है। और वो हर एवरीडे कॉमन वर्ड्स को भी इस तरह यूज़ कर सकता है, उनको इस तरह से सेंटेंसेस में अरेंज कर सकता है वो हमें नए लगने लगे। पोइट इन्वेंट कर सकता है नए वर्ड्स और पुराने वर्ड्स को भी वापस ला सकता है, लेकिन अगर वो अपनी पोइम को इम्प्रूव करना चाहता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो उनको ओवरडू कर ले। इसके अलावा उसने क्या कहा कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि पोइट्स जो है वो लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं उनको वही यूज़ करनी है। लैंग्वेज चेंज होती रहती है, जैसे पोइट्री की लैंग्वेज भी चेंज होती है, वैसे ही सिंपल लैंग्वेजेस भी चेंज होती रहती है। उसने क्या कहा, उसने एक कोट यूज़ किया, आई कोट, language is like a tree and words are leaves which wither every year and are succeeded by the new ones। इसका ये कहने का मतलब है कि लैंग्वेज जो है ग्रो करती रहती है और चेंज करती रहती है उन्हीं पत्तों की तरह। जैसे एक ट्री पे जो है पुराने पत्ते जो होते हैं वो झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में क्या होता है, ओल्ड वर्ड्स जो हैं ओल्ड लीव्स की तरह हैं जो डाई आउट हो जाते हैं और नए वर्ड्स जो हैं उनकी जगह ले लेते हैं। तो उसका यही मतलब था कि पोइट जो है पुराने वर्ड्स को भी वापस ला सकता है, उनको भी फिर से पॉपुलर बना सकता है, लेकिन उसको इन चीज़ों को ओवरडू नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि पोइट्री का मेन फंक्शन जो है वो क्या है, टू टीच एंड टू डिलाइट। और उसने ये भी कहा कि हर पर्टिकुलर जॉनरा जो है वो अपने मीटर के साथ स्टिक रहना चाहिए। अगर हम एपिक पोइट्री लिख रहे हैं तो हमें उसमें फॉलोइंग जो है मीटर हमारे पास दिया, आयम्बिक हेक्सामीटर, हमें वो यूज़ करना चाहिए। एलिजिक वर्सेस लिख रहे हैं, पोइम्स लिख रहे हैं, उनमें आयम्बिक वर्स का हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम कोई हिम्स टू गॉड लिख रहे हैं, लव पोइम्स लिख रहे हैं, तो हमें हमें उसमें लिरिकल पोइम लिरिक्स ऐड करने हैं। तो उसने जो है ये हमारे को पोएसिस में यही बताया कि एक पोएट को जो है क्या करना चाहिए अपनी पोइम्स में, उसको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पोइम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट उसका सही होना चाहिए, इमिटेशन होनी चाहिए नेचर की, एक डेकोरम होना चाहिए, लैंग्वेज और डिक्शन कैसी होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें जो उसने पोएसिस में जो है डिस्कस की हैं। So that is all for today. Tomorrow we are going to discuss the next two parts, that is poem and poeta, and also we will discuss certain phrases which are given by Horace, और वो कौन कौन से phrases हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon to get notifications whenever I'll post video, and do comment on my videos and give me feedback how you are liking it and what kind of things you want me to include in the videos and what are the other topics you want me to discuss here. Thank you so much for your time and patience. I really Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this lecture we are going to continue with Ars Poetica second part and third part. The second part is Poema and the third part is Poeta. So in the second part, what Horace has talked about, in the second part of the treatise, Horace discusses the kinds of poetry. इसमें जो है वो different kinds of poetry के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन वो ज़्यादातर अपना जो है अटेंशन ड्रामा की तरफ देता है। वो ड्रामा को जो है इन डिटेल डिस्कस करता है कि उसका प्लॉट कैसा होना चाहिए, उसकी कैरेक्टराइजेशन कैसी होनी चाहिए, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये सारी डिस्कशन जो वो करता है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन और स्टाइल के बारे में, कहीं ना कहीं हमें ये एरिस्टोटल के पोइटिक्स की याद दिलाती है कि उसने भी सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में बात की थी। लेकिन होरास ने क्या
कहा है, उसने कहा है कि प्लॉट जो है वो ओल्ड फैमिलियर स्टोरीज पे बेस्ड होना चाहिए, और अगर हमें उनमें नॉवेलिटी ऐड करनी है, अगर हमें हमें उनमें कुछ अपनी चीज़ ऐड करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्किलफुल ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि हम उन ओल्ड स्टोरीज़ के अंदर अपने न्यू आइडियाज़ जो है वो जनरेट कर सकें। वो कहता है कि हम नई थीम्स को भी इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए एक पोइट के अंदर ग्रेट स्किल और आर्ट होना ज़रूरी है। वो कहता है अगर हम एक ओल्ड स्टोरी को चूज़ करते हैं अपने प्लॉट के लिए, तो हमें उसकी स्लैविश इमिटेशन नहीं करनी चाहिए, हमारे को बिल्कुल उसको कॉपी पेस्ट करके अपनी स्टोरी में ऐड नहीं करना चाहिए, और ना कि हमें ज़रूरत है कि हम उसकी और सारी जो डिटेल्स हैं उस स्टोरी की वो हम अपनी स्टोरी में जो है ऐड करें, ये नेसेसरी नहीं है। पर हमें बस इतना सा ख्याल रखना है कि जब हम उस स्टोरी को रीशेप कर रहे हो, वो फ्री हो फ्रॉम एब्सर्डिटीज़ एंड इनकन्सिस्टेंसीज। इसके अलावा वो क्या कहता है कि कॉमिक थीम्स जो है उनको हम लॉफ्टी मैनर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और ट्रैजिक थीम्स को जो है हम कॉमेडी के मैनर में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ट्रेजेडी में जो है हम जो हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत एलिवेटेड हाई स्टेटस का होता है, और कॉमेडी में लो लेवल का होता है। तो अगर हम ट्रेजेडी में कोई किंग दिखा रहे हैं, तो उसकी जो स्पीचेस हैं, उसकी टोन्स हैं, वो सब चीज़ें जो है बहुत एलिवेटेड और ग्रैंड स्टाइल की होनी चाहिए, और कॉमेडी में सारी चीज़ें जो है वो लो लेवल की होनी चाहिए। तो कहता है कि अगर हमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन के को देखा जाए, तो हमें किसकी एग्जांपल लेनी चाहिए, हमें होमर की एग्जांपल लेनी चाहिए, और हमें होमर को ही माइंड में रखकर अपने प्लॉट्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। और वो कहता है एक मेन चीज़, जब भी हम एक प्लॉट लिखें या जब भी हम एक स्टोरी लिख रहे हो, तो वो मीडिया रेस मतलब मिडल से स्टार्ट होनी चाहिए। बिगनिंग जो है बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, हम उसका बैकग्राउंड जो है बाद में डिस्कस कर सकते हैं, और सारी अननेसेसरी डिटेल्स जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, और सारे जो इंसिडेंट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ जो है एक लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए एक प्लॉट में। सेकंड चीज़ जो वो डिस्कस करता है वो है कैरेक्टराइजेशन। वो कहता है कि पोइट जो है जब भी वो किसी का कैरेक्टर बना रहा हो, दैट कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू टाइप। इसका मतलब ये है कि वो कैरेक्टर जो है उसको वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे हम उसको बनाएं, जो भी उसकी एज हो, जो भी उसकी सेक्स हो, जो भी उसका स्टेटस हो, उसको उसी हिसाब से बिहेव करना चाहिए। कैरेक्टर मस्ट बी कंसिस्टेंट, और कैरेक्टर्स जो है कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में आप कैरेक्टर को कुछ और दिखा रहे हो और बाद में कुछ और दिखा रहे हो। अगर किंग को दिखाया है स्टार्टिंग में कि वो किंग है, उसका एलिवेटेड और ग्रैंड स्टाइल है, वो एंड तक वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है बाद में आप उसको फूल बना दो, या फूल को स्टार्टिंग में आप फूल की तरह दिखा रहे हो, लेटर ऑन आप उसकी टोन, उसकी लैंग्वेज को ग्रैंड दिखा रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू टाइप, और कैरेक्टर्स जो है कंसिस्टेंट होने चाहिए। वो कहता है अगर हम कैरेक्टर्स को जो है ट्रेडिशन से ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ग्रीक माइथोलॉजी से ड्रॉ कर रहे हैं या ग्रीक क्लासिक से ड्रॉ कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो उनके ट्रेडिशनल ट्रेड्स है, मतलब जैसा उनको प्रीवियस ऑथर्स ने दिखाया है, हमें उनको वैसा ही आगे भी स्टोरीज में दिखाना पड़ेगा। जैसे एक्लीस होमर का हीरो है, उसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है एनर्जेटिक, राथफुल और पैशनेट। मीडिया जो यूरिपाइड्स का प्ले है उसमें उसको सैवेज और अनसबड्यूड दिखाया गया है। ओरेस्टस एक और प्ले है यूरिपाइड्स का, उसमें उसको मेलनकली और ग्रीफ स्ट्रिकन दिखाया गया है। ये कुछ जो है ये ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स हैं, इनको जो है ऐसा ही दिखाया गया है, और आगे हमें स्टोरीज में इनको ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनको डिफरेंट ट्रीटमेंट देंगे तो ये जो वेल नोन कैरेक्टर है ये हमें बहुत अनरियल और अनकन्विंसिंग लगेंगे। वो कहता है क्वालिटीज़ जो है कैरेक्टर्स की वो उनके रिस्पेक्टिव एजेस को जो है वो फिट बैठनी चाहिए। जो भी उनकी रिस्पेक्टिव एज है, जेंडर है, टाइप है, स्टेटस है, उस सब के साथ जो है वो फिट बैठनी चाहिए। जैसे अगर हम चिल्ड्रंस को दिखाएं किसी भी कहानी में, तो वो क्विक टू एंगर होने चाहिए, क्विक टू कूल होने चाहिए। बॉयज़ जो है फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स होने चाहिए। जो मैन है वो बिजनेस लाइक होने चाहिए, एम्बिशियस होने चाहिए। और जो ओल्ड मैन है वो क्रिटिक्स की तरह होने चाहिए, जो नए टाइम्स को क्रिटिसाइज करें और हमेशा पास्ट को प्रेज करते रहें, और हमेशा स्लगिश और सिनिकल जैसे दिखाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी कैरेक्टर्स हम दिखाएंगे, हमें जो है उनको उनकी एज, रैंक और टाइप के हिसाब से ही दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो क्या कहता है, एक ड्रामेटिस्ट को जो है पता होना चाहिए कि उसको स्टेज पे क्या रिप्रेजेंट करना है और क्या रिपोर्ट करना है ऑडियंस को। वो कहता है कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ स्टेज कर सकते हैं, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमें सिर्फ रिपोर्ट करना चाहिए। उसका ये कहने का मतलब था जैसे कोई भी अगली हॉरिबल मर्डर्स या ग्रूसम इंसिडेंट्स जो है हमें वो ऑफ स्टेज दिखाने चाहिए। जैसे कि यूरोपाइड्स के मीडिया में जो अपने वो बच्चों को स्लॉटर कर देती है, ये सारे सीन्स जो हमें ऑफ स्टेज दिखाने चाहिए, और इनको जो हमें सिर्फ डायरेक्टली रिपोर्ट करना चाहिए
ऑडियंस को कि ऐसा हो रहा है इसमें या ऐसा होने वाला है या हो गया, तो हमें ये सिंपली चीज़ें रिपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा वो कहता है एक प्ले के अंदर जो है सिर्फ 5 एक्ट्स होने चाहिए, ना ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए, और एक सीन में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स होने चाहिए, फोर्थ कैरेक्टर को हमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उसने एक और चीज़ जो कही थी, उसने कहा था कि डुइक्स एक्स मशीना, जो मतलब है कि गॉड्स का इंटरवेंशन जो है वो प्ले में नहीं होना चाहिए अनलेस इट इज़ नेसेसरी। ऐसा नहीं होना चाहिए अचानक से प्ले में जो भी प्रॉब्लम हो रही है कहीं से भी कोई गॉड जो है अपेयर हो जाएगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कहता है जो डिनाउंसमेंट है, जो भी एंड पे आउटकम निकलने वाला है, वो क्या होना चाहिए, जितने भी प्रिसीडिंग इंसिडेंट्स हैं उनका वो आउटकम होना चाहिए। ऐसे अचानक से नहीं कुछ भी हो जाना चाहिए, रैंडमली कुछ कुछ ना हो जाए जिसकी वजह से हमें वो अच्छा ऐसा रैंडमली हो गया तो ये कंक्लूजन आया इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल प्रिसीडिंग इंसिडेंट्स जो है उनको फॉलो करके जो है एट लास्ट जो है उस ट्रेजेडी का या उस कॉमेडी का जो है वो एंड होना चाहिए। और कोरस के लिए उसने कहा कि कोरस भी जो है एक इंटीग्रल पार्ट होता है प्ले का, वो भी जो है क्या करता है, प्ले को फॉरवर्ड एक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उसने कहा मीटर्स जो है हमें अकॉर्डिंग टू द कंटेंट जो है यूज़ करने चाहिए। एपिक के लिए अलग मीटर यूज़ करना चाहिए, ट्रेजेडी के अलग अलग मीटर यूज़ करना चाहिए, लिरिक पोइट्री के लिए अलग मीटर यूज़ करना चाहिए, एलिजीज़ के लिए, हिम्स के लिए अलग मीटर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा उसने कहा कि हमें जो है ग्रीक मॉडल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वो कहता था होरेस कि अगर किसी पोएट को एक्सीलेंस चाहिए अपने काम में, उसने जो है एक कोट कहा था, रीड देम बाय डे एंड थिंक ऑफ देम बाय नाइट, मतलब कि ग्रीक स्कॉलर्स को या ग्रीक मॉडल्स को दिन भर पढ़ो रात भर पढ़ो, उनके बारे में सोचो, मतलब उनको हमें फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो करेंगे तभी जो है हमारे वर्क्स में जो है एक्सीलेंस आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड पार्ट दैट इज़ पोइटा। तो पोइटा में क्या कहता है, होरेस क्या कहना चाहता है। पोइटा जो है राइटर के बारे में है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक राइटर की अप्रोच कैसी होनी चाहिए जब वो एक पोइट्री को लिख रहा है, या एक राइटर या पोइट का प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, उसका क्राफ्ट कैसा होना चाहिए, इस बारे में बात करता है। वो कहता है कि आर्ट ऑफ पोइट्री जो है इसमें बहुत लेबर लगती है, इसके अंदर जो हमें बहुत परसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। और जब हमारे पास एक पॉलिश्ड वर्क आता है किसी भी चीज़ का, वो किस वजह से आता है, क्योंकि हमने जो है इंसेसेंट टॉयल की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उसके बाद हमारे पास जो है एक पॉलिश्ड वर्क आता है। वो कहते हैं होरेस कि एक पोइम को जो हमें अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, हमें उसको अच्छे से देखना चाहिए, बहुत बार देखना चाहिए, हमें उसको ऐसे ही जाकर पब्लिश नहीं करना चाहिए। हमें पहले उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए कि उसमें कौन सी चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमें उसको किसी वाइज और स्किलफुल इंसान को दिखाना चाहिए, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। हमें जल्दबाजी में उस वर्क को पब्लिश नहीं करना चाहिए, हमें एटलीस्ट एक डेकेड का टाइम लेना चाहिए, उस वर्क को जो अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद जो है हमें उसको पब्लिश करना चाहिए। और एक पोइट के अंदर जो है ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो क्रिटिसिज्म को सीरियसली ले, ना कि उस पर ओवर रिएक्ट करे। इसके अलावा वो क्या कहता है कि एक पोइट को जो है बहुत ही कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए मैन का और मैनर्स का। वो कॉन्स्टेंटली जो है लोगों को स्टडी करना चाहिए, लोगों की लाइफ को देखना चाहिए, फिर उसको अपनी पोइट्री में जो है उनको, उन लोगों को, उनकी लैंग्वेज को, उन कैरेक्टर्स को जो है अपनी पोइट्री में वैसे ही उतारना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन लोगों को देखेगा, उन लोगों को ऑब्जर्व करेगा, उसकी पोइट्री उतनी ही ट्रू टू लाइफ लगेगी। और वो कहता है कि एक पोइट के अंदर वेल्थ, सोशल स्टेटस या प्रेज वगैरह का लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे पोइट्री जो है बेटर नहीं बनती है। एक पोइट के अंदर जो है सिर्फ स्किल होना चाहिए, एक गुड पोइट्री लिखने के लिए उसको सिर्फ स्किल की ज़रूरत है, और नोबिलिटी और डिग्निटी जो है वो अपने आप उसको मिल जाएगी। लेकिन अगर एक पोइट एक्सेसिव ग्रीड मनी के पीछे भागेगा तो उसको जो है उसकी पोइट्री कभी भी अच्छी पोइट्री नहीं हो सकती है। इसके अलावा उसने क्या कहा, एक पोइट के अंदर जो है, मतलब एक पोइट का फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टू इंस्ट्रक्ट एंड टू डिलाइट, और कभी कभी इन दोनों फंक्शंस को जो है उसने क्या करना है, कंबाइन करना है, जिसको उसने क्या कहा था, डेल से एट यूटाइल, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू डिलाइट, बोथ जो है ये पोइट का फंक्शन बन जाता है। और एक पोइट को जो है ऑब्सेसिव रिसाइटेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए अपनी पोएम्स की, क्योंकि ये बहुत अनोइंग लग सकता है। पोइट का काम है इंस्पायर करना, ना कि इरिटेट करना। इसके अलावा वो क्या कहता है कि
होरेस जो है क्या कहना चाहता है, एक पोइट को जो है ब्रीफ रहना चाहिए और उसको सारी सुपरफ्लुइटी जो है अवॉइड करनी चाहिए, मतलब सारी अननेसेसरी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तभी जो है लोग उसकी इंस्ट्रक्शन पे जो है अटेंशन देंगे। एक पोइट ऐसा होना चाहिए है जो मिक्स करे द स्वीट विद द यूजफुल। इसका मतलब ये है कि एक पोइट की पोइट्री में इंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, डिलाइट भी होनी चाहिए, तभी जो है हर कोई जो है उसको उस पोइट्री को जो है अपना अप्रूवल देगा। इसके अलावा जो है होरेस क्या कहना चाहता है कि माइनर फॉल्ट्स जो है पोइट्री में उनको जो है फॉरगिव किया जा सकता है, क्योंकि इवन गुड होमर नॉड्स। इसका मतलब है कि अगर होमर जैसा स्किलफुल पोइट जो है कभी स्लिप कर सकता है, कभी उससे गलती हो सकती है, तो हर पोइट से गलती हो सकती है। पर एक पोइट को क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू अवॉइड फॉल्ट्स एज मच एज ही कैन, जितना हो सके उतना उसको फॉल्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। और अगर एक पोइट चाहता है कि उसकी पोइट्री जो है शाइन करे, उसके अंदर ऐसा एलिवेटेड, ऐसा सबलाइम कंटेंट होना चाहिए, फिर अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हों भी, कुछ ब्लेमिशेस हों भी, तो रीडर जो है कभी भी उससे ऑफेंड नहीं होगा। और उसके बाद होरेस कहता है कि पोइट्री के अंदर बहुत ही ग्रेट पावर और अपील है अपने रीडर्स को मूव करने की। जैसे स्टोरीज ऑफ ऑर्फियस में हमें क्या दिखाया गया है कि ऑर्फियस के चार्म से जो है इवन बीस्ट भी जो है उसके म्यूजिक से जो है क्या हो जाते हैं, चार्म्ड हो जाते हैं। इसके अलावा होमर भी जो था एक बहुत ही ग्रेट पोइट था। इसका कहने का ये मतलब है कि एक पोइट को जो है कभी भी अशेम नहीं फील करना चाहिए अपने काम पे, जो वो कर रहा है उसको वही करना चाहिए और उसको बखूबी निभाना चाहिए। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंटली वो क्या डिस्कस करता है कि एक पोइट को जो है ग्रेटनेस कहाँ से मिलती है, नेचर से मिलती है या आर्ट से मिलती है। इसके लिए वो कहता है कि दोनों ही चीज़ें जो है पोइट्री के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर अबंडेंट विट और नेचुरल एबिलिटी होगी पर वर्कमैनशिप नहीं होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और वर्कमैनशिप होगी और एबिलिटी नहीं होगी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों जो है, दोनों विट और ट्रेनिंग जो है, दोनों नेसेसरी है। मतलब नेचर और आर्ट जो है दोनों बहुत ज़रूरी है एक पोइट की ग्रेटनेस के लिए। उसको अगर ग्रेटनेस अचीव करनी है तो उसके अंदर दोनों टैलेंट होने चाहिए, उसके अंदर स्किल भी होना चाहिए और उसके अंदर वो नेचुरल एबिलिटी भी होनी चाहिए। एट लास्ट जो है इस पोइटा के पार्ट 3 में जो है वो क्या कहना चाहता है कि आइडिया जो है पोइटिक मैडनेस का या इंस्पिरेशन का वो क्या है, एब्सर्ड है। इसका कहने का ये मतलब है कि होरेस जो था बहुत ही स्केप्टिकल था इस आइडिया को लेके कि पोइट्स जो क्लेम करते हैं कि वो डिवाइनली पोजेस्ड होते हैं म्यूजिक से, या वो फ्रेंजी में आके जो अपनी पोइट्री लिखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि होरेस कहता था कि वो वैल्यू करता है रीज़न को, जजमेंट को और टेक्निक को ओवर अनकंट्रोल्ड फ्रेंजी या इमोशन। वो कहता था कि गुड पोइट्री जो है मॉडरेशन से बनती है, ज़्यादा भी उसमें कोई पैशन, ऑर्नामेंटेशन या इमोशनल ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी पोइट्री क्या होगी, रिडिकुलस होगी, वो मूविंग नहीं होगी, रिडिकुलस बन जाएगी। और वो ये भी कहता है कि एक पोइट जो कहता है कि मैं डिवाइन फ्रेंजी में आके बिना स्किल स्ट्रक्चर के मैं पोइट्री लिखता हूँ, मैं जो है डिवाइनली पोजेस हो जाता हूँ, ऐसी पोइट्री पे जो है ऑडियंस जो है हंसती है, ना ही उसको सीरियसली लेती है। और आर्स पोइटिका जो है एंड कैसे होती है, होरेस जो इसको क्लोज करता है वो एक ह्यूमरस स्केच देता है एक ऐसे पोइट का जो क्या है, जो डिवाइनली इंस्पायर्ड होता है और वो एक लुनैटिक की तरह जो है बिहेव करता है। तो इस तरीके से जो है लोग जो है उसकी पोइट्री को मॉक करते हैं और उसकी पोइट्री के अंदर सिर्फ पैशन होता है, डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ट्रेटाइज जो है एंड होती है विद अ सटायरिक पोर्ट्रेट ऑफ अ मैड पोइट। तो यही जो था ओवरऑल जो था आर्स पोइटिका का मेन 3 पार्ट्स में डिवीजन था, पोइम, पोइसेस, पोइमा और पोइटा। तो आर्ट ऑफ पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर कैसा होना चाहिए, कैसा फॉर्म और स्ट्रक्चर होना चाहिए, और एक पोइट को कैसा होना चाहिए। तो ज़्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं था, ये इजी था। जैसा हमने एरिस्टोटल के पोइटिक्स में देखा था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो थी बिल्कुल वैसी ही थी। कुछ थोड़े बहुत जो फ्रेजेस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसने कौन से दिए हैं जो इसमें नए कॉइन हुए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो हम उनको जो अलग से डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो ये था, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रेजेस कॉइन्ड बाय होरेस। तो सबसे पहला फ्रेज जो होरेस ने कॉइन किया है वो है इन मीडिया रेस, इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि जब भी हम एक स्टोरी स्टार्ट करें तो हमें मिडल ऑफ द एक्शन दिखाना है, मतलब स्टोरी जो है मिडल से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि बिगनिंग से। इसका मतलब ये है कि जैसे कि उसने होरेस ने जो है होमर को प्रेज़ किया है कि इलियड जो है होमर की एपिक, वो जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, वो राइट ट्रोजन वॉर से स्टार्ट होती है। वो पेरिस की बर्थ नहीं पहले दिखाते हैं, बल्कि मिडल ऑफ एक्शन जो है पहले दिखाते हैं, बाद में जो बैकग्राउंड स्टोरीज जो हैं वो लेटर ऑन जो है फिर वो उस पर नरेट करते हैं। तो मीडिया रेस का यही मतलब है कि मिडल ऑफ द थिंग्स, मतलब जो भी स्टोरी है वो मिडल से स्टार्ट होनी चाहिए। दूसरी उसने टर्म जो कॉइन की थी वो थी एब अवो।
मतलब फ्रॉम द एग। इसका मतलब है कि इसने जो है ये मीडिया रेस के कंट्रास्ट में इसको कहा था कि स्टोरी जो है बिगिनिंग से जो स्टार्ट होती है, वो स्टोरी जो बिगिनिंग से स्टार्ट होती है उसको एब वो कहते हैं। जैसे कि लिडा के एग जो है दिखाए गए थे, जिसने हेलेन को जो है हैच किया था और जिसकी वजह से फिर ट्रोजन वॉर हुई थी। तो आर्स पोएटिका में होरेस कंट्रास्ट करता है अब अवो को मीडिया रेस के साथ, की मतलब मीडिया रेस मतलब होता है इनटू द मिडल ऑफ थिंग्स, और एब अवो होता है मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। जैसे कोई भी नॉवल या कोई भी स्टोरी जहाँ पे एक कैरेक्टर का चाइल्डहुड दिखा रहे हैं, फिर स्लोली स्लोली जो है मेन प्लॉट की तरफ जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है। ठीक है। थर्ड फ्रेज जो है वो है क्वेंडो क्यो बोनस डोमिटैट होमेरियस। इसका मतलब है इवन गुड होमर नॉट्स, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इसका मतलब ये है कि मतलब होमर जैसा एक स्किलफुल पोइट भी अगर स्लिप कर सकता है, उससे भी गलती हो सकती है, तो किसी से भी गलती हो सकती है। हर ग्रेट राइटर इवन होमर जो है मिस्टेक्स कर सकता है। और ये जो भी एरर कभी भी किसी राइटर के वर्क्स में अगर हो जाए, तो हम इस फ्रेज से जो है उनके उस एरर को एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि होमर से भी गलती हो सकती है, तो किसी भी पोइट से गलती हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है अट पिक्चर ऑफ पोएसिस एज इन पेंटिंग सो इन पोइट्रीज। तो हमने जो है ये फर्स्ट पार्ट पोएसिस में पढ़ा था इसी आर्ट्स पोएटिका के, कि जैसे पेंटिंग में होता है वैसे ही पोइट्री में होता है, सारे पार्ट्स जो है यूनिफाइड होल में होने चाहिए। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि जैसे कुछ पोएम कुछ पेंटिंग्स होती हैं जिनको हम अप क्लोज अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती हैं और पोइट्री ऐसी होती है जो लेटर ऑन हमें समझ आती है। तो पोइट्री और पेंटिंग जो है उन दोनों में जो है सारी चीज़ें जो है एक यूनिफाइड होल में होती है, ऑर्गेनिक यूनिटी में होती है। तो इसका यही मतलब है। फिर उसने जो है एक टर्म दी पर्पल पैच। इसका मतलब है एक पर्पल पैच मतलब है कोई भी एक ऐसा पैसेज किसी वर्क में जो बहुत ही फ्लावरी हो, बहुत शोई हो, ऑर्नामेंटेड हो, और जो बहुत ही ऑकवर्ड लगे, तो उसको पर्पल पैच कहा गया है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, अगर हम कोई डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहे हैं या कोई भी ऐसी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें जो है एक अजीब सा डिस्क्रिप्शन आ जाए किसी लव के बारे में, बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज आ जाए सनसेट्स फ्लावर्स के बारे में, तो वो बहुत ही वियर्ड लगेगा। तो इसका यही मतलब है कि कोई भी ऑर्नामेंटेड बहुत शोई फ्लावरी लैंग्वेज जो है यूज़ करना, उसको पर्पल पैच कहा उसने। फिर नेक्स्ट जो है कौन सी टर्म उसने कही, ड्यूएक्स एक्स मशीना। इसका मतलब है इंटरवेंशन ऑफ गॉड। गॉड जो एक मशीन की तरह एक्ट करते हैं। इसका मतलब है एक सडन कोई भी प्रॉब्लम अगर प्लॉट में चल रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है और सडनली जो इसका सोल्यूशन निकल आता है, क्योंकि कोई गॉड जो अपेयर हो जाता है कहीं से स्टेज पे, और वो जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है कभी ऐसे ही बाई चांस दिखाया जाता है, कुछ हीरो अचानक से बच जाता है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है बचने की, पर फिर भी बच जाता है बाई गुड लक और बाई सम चांस, तो उसको हम ड्यूक्स एक्स मशीना कहेंगे। और आर्स पोएटिका में होरेस ने एडवाइस किया था कि इस ट्रिक को जो है यूज़ नहीं करना चाहिए अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो ये उसने एक फ्रेज दिया था। उसके अलावा डेकोरम एक टर्म इसने दी थी। इसका मतलब है अप्रोप्रिएटनेस, वही कि स्टाइल टोन स्ट्रक्चर सब कुछ जो है, सब्जेक्ट जो है, वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे के साथ फिट बैठनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है एक यूनिटी में होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल फिर से एक ट्रैजिक किंग को जो है क्लाउन की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, क्लाउन को जो है लॉफ्टी लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए। फिर एक और टर्म है पोइटिक लाइसेंस। इसका मतलब है कि पोइट जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है अपने रूल्स या फैक्ट्स को जो है बेंड कर सकता है, या नए वर्ड्स को जो है प्रोड्यूस कर सकता है या इन्वेंट कर सकता है। इसका मतलब है पोइटिक लाइसेंस। फिर है एक टर्म कार्पे डियम। कार्पे डियम का मतलब है सीज द डे। इसका मतलब है कि प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की टेंशन छोड़ो, पास्ट की टेंशन छोड़ो, जो भी प्रेजेंट में हो रहा है उसको जो है फुली इंजॉय करो। कार्पे डियम की एक बहुत ही फेमस पोइम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल की, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कार्पे डियम। वो भी सीज द डे वाली मोमेंट वाली पोइम है। तो इसका मतलब है प्रेजेंट को एंजॉय करना। फिर जो लास्ट टर्म है वो है डल से एट यूटाइल, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, स्वीट एंड यूजफुल। मतलब पोइट्री का फंक्शन जो है टू बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट दोनों होना चाहिए। पोइट्री जो है प्लीज़ भी करनी चाहिए, डिलाइट भी करनी चाहिए। एक ऐसी पोइट्री जहाँ पे हमें दोनों चीज़ें मिल रही हो, वो हमें ज़्यादा ज़्यादा मूव करती है एज़ कम्पेयर टू वो पोइट्री जो बहुत ही फिलोसफिकल हो, या वो पोइट्री जो बिल्कुल प्लीज़ ही कर रही हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स थी जो होरेस ने कॉइन की हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होंगी। So that is all from my side today. In the next video, we are going to discuss the new critic, that is Longinus, and we are going to see his famous work on the Sublime.
For now, that is all from my side. Do like, share, and comment on my channel, and press the bell icon to get notifications. I really appreciate if you subscribe to my channel, and do give me feedback about what you want me to include and what changes you want me to do. Thank you so much.